AIR 1 से लेकर AIR 10 है, इन सब की कॉपीज़ को एनालाइज करेंगे। ये आंसर राइटिंग के 3 क्रिटिकल कंपोनेंट्स को फॉलो कर पाते हैं। तो देखते हैं कि टॉपर्स कितना फॉलो कर पाते हैं इसको रियल टाइम में और क्या स्ट्रेटजी वो अपनाते हैं जिससे एक वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं अपने टॉप थ्रू आउट आंसर के अंदर, जहाँ पे उनके पास कंटेंट कम भी पड़ जाता है या कंसेप्चुअल क्लैरिटी शायद उतनी नहीं होती, तो वो कैसे कंपेंसेट करते हैं और ओवरऑल इम्प्रेशन मैनेजमेंट जो है मेंस आंसर राइटिंग का वो फॉलो कर पाते हैं। सो यस, दिस इज टॉपर्स कॉपी एंड नाउ यूपीएससी बडी। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग मास्टर करना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, व्हाट द टॉपर हैज़ डन। टॉपर ने कितने पॉइंट्स लिए हैं इसमें से, देखें उन्होंने। हेलो बडीज, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज द TCR टॉपर्स कॉपी रिसर्च। In this series, we are going to take up few questions written by the toppers, whether of General Studies paper 1, 2, 3 और 4। जो हमारे AIR 1 से लेकर AIR 10 हैं, इन सब की कॉपीज़ को एनालाइज करेंगे कि जब ये रियल टाइम में आंसर्स लिखते हैं, कोई सी भी GS1 से लेकर GS4 से रिलेटेड आंसर्स लिखते हैं, तो कितना ये आंसर राइटिंग के 3 क्रिटिकल कंपोनेंट्स को फॉलो कर पाते हैं। इन 3 क्रिटिकल कंपोनेंट्स की बात हर टॉपर करता है किसी और वेज में, बट हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई करके 3 शब्दों में रख दिया। हम बोलते हैं इसको 3: कंटेंट एक्यूरेसी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। जितने ज़्यादा आंसर्स में ये 3 कंपोनेंट्स मौजूद हैं आपके, उतने ज़्यादा आंसर्स में आपको मार्क्स वन ऑफ द हाईएस्ट मिलने के चांस है। तो देखते हैं कि टॉपर्स कितना फॉलो कर पाते हैं इसको रियल टाइम में और क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाते हैं जिससे एक वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं अपने टॉप थ्रू आउट आंसर के अंदर, जहाँ पे उनके पास कंटेंट कम भी पड़ जाता है या कंसेप्चुअल क्लैरिटी शायद उतनी नहीं होती, तो वो कैसे कंपेंसेट करते हैं और ओवरऑल इम्प्रेशन मैनेजमेंट जो है मेंस आंसर राइटिंग का वो फॉलो कर पाते हैं। क्योंकि हमने हमेशा आपको बोला है कि मेंस आंसर राइटिंग इज़ ऑल अबाउट इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन मैनेजमेंट तो आप तीनों कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट करना है, और जहाँ पे कोई कंपोनेंट कम भी रह जाता है तब भी स्मार्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप इम्प्रेशन मैनेजमेंट कर सकते हो कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आप तीनों कंपोनेंट्स पे ऑन द स्पॉट हो। ठीक है, तो देखते हैं इस आंसर को। ये जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का आंसर है जो AIR 1 आदित्य श्रीवास्तव ने लिखा है। क्वेश्चन है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। पूछता है व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, एग्जामिन इंडियाज स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू दीज डायमेंशंस। तो कुछ डायमेंशंस पूछी हैं फूड सिक्योरिटी की, डिफरेंट डायमेंशंस, और बोल रहा है कि एग्जामिन करो इंडिया का स्टेटस इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू दीज डायमेंशंस। तो डायमेंशंस कितने हैं फूड सिक्योरिटी के, इंडिया का स्टेटस क्या रहा है इनको फुलफिल करने में, उसको एग्जामिन करो। ठीक है, तो टॉपर की अगर आप देखोगे तो टॉपर ने पहले ही चीज़ें पहचान ली है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के हैं क्वेश्चन के, इसलिए आप देखोगे कि उन्होंने बॉक्सेस बना के बाकायदा मेंशन किए। इस 10 मार्कर क्वेश्चन को उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा है, आप देख सकते हो। पहले लिखा 1 लाइनर इंट्रो, 1-2 लाइनर इंट्रो, क्योंकि 10 मार्कर में इतना ही इंट्रो चाहिए होता है। ठीक है, फिर उन्होंने बनाया एक हेडिंग जिसमें डायमेंशंस बताया। नेक्स्ट ही एक्सप्रेस्ड दी इंडियाज अचीवमेंट, यहाँ पे इंडिया सक्सेसफुल रहा है जिस हद तक, टू द एक्सटेंट इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड टू द एक्सटेंट वी हैव बीन फेसिंग चैलेंजेस और वी हैव बीन अनसक्सेसफुल एंड व्हाट शुड बी द वे अहेड। तो सिर्फ 10 मार्कर क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने इतने सारे पार्ट्स बना दिए, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स बना दिए और एक इंट्रो दे दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले तो हम भी इस आंसर को लिख के देखेंगे कि इस आंसर की क्या क्या डायमेंशंस है, और टॉपर ने फिर अल्टीमेटली देखेंगे टॉपर ने कितने डायमेंशंस को टच किया है, कितने पॉइंट्स को टच किया है। सो यस, दिस इज टॉपर्स कॉपी एंड नाउ यूपीएससी बड़ी। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग मास्टर करना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, अपने मेंस के सिलेबस को याद रखना है। मेंस का सिलेबस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। मेन सिलेबस, तो मेन सिलेबस अगर याद है तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आया है कौन से टॉपिक से, फूड सिक्योरिटी वाले टॉपिक से। तो फूड सिक्योरिटी वाले टॉपिक पे कुछ तो प्रिपेयर कर रखा होगा आपने पहले से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हिट करना है कोर को। कोर है आपका सिलेबस टॉपिक, तो सिलेबस टॉपिक है फूड सिक्योरिटी, तो इसी से हमको इंट्रोडक्शन करना है अपने आंसर का। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे करें। भाई जो सिलेबस का टॉपिक है उसको ही डिफाइन करो, उसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पैराफ्रेज करके बताओ उसके बारे में कुछ
कुछ रिलेटेड पॉइंट्स बताओ। इस तरीके से हमको स्टार्ट करना है। हमको डायरेक्टली बॉडी पे नहीं जाना, हमको इंट्रोडक्शन के अंदर सिलेबस टॉपिक के अराउंड थोड़ा सा प्ले अराउंड करना है, उसकी डिफाइन करना है उसको, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने उसके बारे में क्या बोला है, उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है इंट्रोडक्शन के अंदर, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी है। तो ये चीज़ तो हम आसान से प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम मेंस का टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं सारे, तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सिंपल डेफिनेशन, प्लेन डेफिनेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसकी डेफिनेशन दी गई हो, उसकी कोई कंपोनेंट्स हो इंपॉर्टेंट, उन चीज़ों को हम अपनी आंसर राइटिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं मेंस के जब हम टॉपिक प्रिपेयर करते हैं। एनीवेज, तो हमको स्टार्टिंग करनी है इंट्रोडक्शन से, जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे फूड सिक्योरिटी को। सबसे इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे एफएओ, तो हम कोशिश करेंगे एफएओ के थ्रू ही इसको डिफाइन करें, राइट। फिर इंडिया के एफर्ट क्या रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग फूड सिक्योरिटी, इस चीज़ को भी हम पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वहीं पे मेंशन कर देंगे। दूसरा आता है हमारा डायमेंशंस, क्योंकि पूछ रहा है वो डायमेंशंस क्या है फूड सिक्योरिटी के। ये देखो, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, राइट। तो डायमेंशंस बताएंगे फूड सिक्योरिटी के। उसके बाद हम बताएंगे कि चैलेंजेस क्या है, वी विल टेल अबाउट द चैलेंजेस एंड गैप्स, राइट। लास्ट में वी विल प्रेजेंट अ वे फॉरवर्ड, एंड इफ हमारे पास समय बचता है तो हम कंक्लूजन भी लिखेंगे, बिकॉज वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन आर डिफरेंट थिंग्स। देयर शुड बी अ कंक्लूजन टू एवरी आंसर, बट 10 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आप कंक्लूजन मिस कर सकते हो अगर आपने वे फॉरवर्ड लिख दिया तो, बट 15 मार्कर में आपको वे फॉरवर्ड भी लिखना है और कंक्लूजन भी लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं इन अप्रोच के साथ। पहली चीज़, क्या होता है फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी एज डिफाइंड बाय एफएओ, आपको सीधे लिखना है कि एज डिफाइंड बाय एफएओ, कुछ ब्लफिंग नहीं करनी, कुछ बैकग्राउंड बिल्डिंग नहीं करनी, एग्जैक्टली बताना है कि डिफाइन क्या किया है डब्ल्यूटीओ इसने, एफएओ ने, कि इट एंश्योर्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव access to sufficient, safe and nutritious food. Sufficient, safe and nutritious food, ये सारे कंपोनेंट एफएओ ने बताए हैं कि फूड सेफ्टी के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर होते हैं। फिर एफएओ बताता है कि फूड सिक्योरिटी के 4 डायमेंशंस है, 4 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब इसको आप डायरेक्टली एक डायग्राम के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बना सकते हो 4 डायमेंशंस को ऐसे। फर्स्ट डायमेंशन इज अवेलेबिलिटी, second dimension is accessibility, third dimension is utilization, and fourth and very important dimension is stability. So food security can be said to be achieved only when all these dimensions are fulfilled: the dimension of availability, accessibility, utilization and stability. Now in the body we are going to delve deeper on these dimensions and also examine India's status with respect to these dimensions की accessibility पे इंडिया क्या कर रहा है, अवेलेबिलिटी पे इंडिया का क्या स्टेटस रहा है, यूटिलाइजेशन, स्टेबिलिटी, इन सब पे इंडिया का क्या स्टेटस रहा है, ये हमको बताना है। फिर वे फॉरवर्ड एंड देन कंक्लूजन। अवेलेबिलिटी की बात करें, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब है प्रोडक्शन एंड सप्लाई, कि व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ फूड व्हाट इज इंडिया स्टेटस। तो हम बता सकते हैं भाई इंडिया इज द लार्जेस्ट, इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, wheat and pulses,
यहाँ पे हम कुछ स्कीम्स बता सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, PM किसान। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी पे इंडिया, अवेलेबिलिटी क्या है और अवेलेबिलिटी पे इंडिया का स्टेटस क्या है ये बता दिया। साथ में वो पूछ रहा है चैलेंजेस कि भाई हर डायमेंशन पे चैलेंजेस क्या हैं, तो हम चाहे तो यहीं के यहीं पे चैलेंजेस भी लिख सकते हैं। राइट हियर वी कैन राइट द challenges also. When it comes to availability of food, the biggest challenge is climate change. Another important is soil degradation. Also, there is over reliance on certain crops. ठीक है, the monocultural agriculture practices, they are also a challenge to the availability of food in India. Second component is the accessibility part. Accessibility means the economic and physical access, that it should be economically and physically accessible, both ways. So let's see here, we have PDS system, the public distribution system, which covers around 80 crore population of India under National Food Security Act of 2013. But here also there are challenges. The challenges is the income inequality in India, the logistical inefficiencies. So आपको सिर्फ कीवर्ड ड्रॉप करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है 10 मार्कर के अंदर. Only drop the keywords logistical inefficiencies and also food inflation. So when it comes to economic access, food inflation is a barrier. When it comes to physical access, logistical inefficiency is a barrier, right? Economic access के अंदर income inequality is also a barrier. Third part is utilization. Utilization. It means nutritional and food safety. How much of that food is being utilized, nutrition wise and safety wise. So here we can talk about the NFHS 5 data. The one which was published in 2019-21 के बीच का जो डेटा है, ये कहता है कि 35.5% of the children are stunted. 32.1% is underweight. Here also certain government schemes are running. The Poshan Abhiyan, ICDS, midday plan, right? On the utilization part, there are the challenges of poor dietary diversity, that we are only consuming certain staple crops, we are not consuming different kind of crops, different kind of food. So there is a poor dietary diversity. Also hygienic issues, right? So you can write other challenges also, but sufficient to write 2-3. Fourth is stability. When we talk about stability, it connotes to sustainability and resilience. How much sustainable is your current food production practices and how much resilient they are to the internal and the external shocks. So if we see here, we have the buffer stock system, buffer stocking, where FCI, the Food Corporation of India, ensures food security in crisis. When it comes to challenges, we can say that yes, in sustainability and resilience part, we have challenges of climate risks, market
fluctuations, sustainability, lack of sustainable farming, so all these are challenges. So here what we have done is we have given the 4 dimensions of food security. We have tried to explain which each dimension, India's status and schemes of the government and challenges. So this way we have tried to cover the aspects in detail. Now, having explained the challenges, it is imperative that we talk about the way forward as well. Because only signifying challenges, presenting the challenges is no holistic solution. Without way forward, your answer is incomplete. So what we have to do? We have to strengthen the nutrition system, the nutrition programs of India. We have to improve on PDS efficiency. We have to promote climate resilient agriculture, because we have been talking about climate risks. So in the way forward, we have talked about those challenges that we have talked about in the body, and also to reduce food wastage. So if you have the data, you can also mention the data of food wastage. Finally, you can conclude by saying that India has made, क्योंकि लास्ट में हमको कुछ पॉजिटिव नोट पे ही कंक्लूड करना है कि इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस. बहुत ज़्यादा शाउटिंग भी नहीं करनी कि भाई इंडिया ने बहुत सारी चीज़ सब कुछ अचीव कर लिया है, टोटल अचीव कर लिया, नहीं. वी हैव मेड अ प्रोग्रेस, वी हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, बट अ होलिस्टिक सस्टेनेबल approach is key to long-term food security. राइट, लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी के लिए हमको क्या करना है? होलिस्टिक सस्टेनेबल अप्रोच फॉलो करनी है. इट इज द की टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी. नाउ लेट्स सी व्हाट द टॉपर हैज डन. टॉपर ने कितने पॉइंट्स लिए इसमें से देखें. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बाय सेइंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज़ बीन असर्टेन्ड थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो ही हैज़ नॉट डिफाइंड डिट, उसने एफ का इस्तेमाल नहीं किया. ही हैज़ नॉट यूज्ड एफ ही हैज़ जस्ट मैंशनड अबाउट दी NFSA एक्ट 2013. दिस कैन बी अगेन अ गुड वे, बट बिकॉज क्योंकि उन्होंने एक फैक्ट ज़रूर मेंशन कर दिया अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, तो इंट्रोडक्शन को उन्होंने प्लेन नहीं बनाया, एक फैक्ट ज़रूर ऐड कर दिया, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट. So introduction must include an important fact related to the question, to syllabus topic. Basically, जो syllabus topic पूछा गया है आपसे, उससे related एक important fact. और important fact में भी has used the act, जो legislation है उसका इस्तेमाल किया उन्होंने. Next, he has opened up the different dimensions of food security in the country. Here he talks about accessibility of the food, affordability of food, right to food, less food inflation, strategic buffer reserve. तो हमने 4 डायमेंशंस बताए थे: एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी. तो वो चारों कंपोनेंट्स इन्होंने 4 तो नहीं बताए, बट उन सबको टच कर दिया. जैसे एक्सेसिबिलिटी बात करी, अफोर्डेबिलिटी बात करी, राइट टू फूड की बात करी, स्ट्रेटजिक बफर रिजर्व्स की बात करी. So if you are not aware of FAO's 4 critical components, you can also go about this. So this way you are at least covering all the aspects, right? In box, फिर उन्होंने एक बॉक्स भी बनाया साइड में, वेरी स्ट्रेटजिक वे ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट, जिसको हमने इम्प्रेशन मैनेजमेंट बोला अपनी आंसर राइटिंग के अंदर. ये इम्प्रेशन मैनेजमेंट का एक तरीका है. इम्प्रेशन मैनेजमेंट, हाउ डू यू मैनेज इम्प्रेशन? बाय राइटिंग एक्स्ट्रा रिलेटेड टू दैट. तो उन्होंने लिखा यहाँ पे, बॉक्स बनाया और सारे डेटा को मेंशन किया रिलेटेड टू NFSA. राइट टू फूड के बारे में बताया. व्हीट राइस जो है वो 1-2 रुपीज़ kg अवेलेबल है, 35 kg अवेलेबल टू अनटूथ है. तो ये फैक्ट उन्होंने बता दिए बॉक्स बना के. नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट दैट इंडिया हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल. टू द एक्सटेंट इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल, ही सेज दैट NFSA
covers 80 करोड़, तो 80 करोड़ वाला डेटा हमने ही मेंशन किया था, he has also mentioned. Accessible food via PDS on fair price shops, तो ये हमने भी किया था, इन्होंने भी वो वाला कंपोनेंट ऐड कर दिया. Affordability of food 1 to 3 kgs, तो उन्होंने as shown in the box, रेफरेंस भी दिया है बॉक्स का. दिस इज व्हाट वी कॉल इंप्रेशन मैनेजमेंट. स्ट्रेटजिक बफर्स फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया OMSS स्कीम, ओपन मार्केट वाली जो स्कीम है हमारी जिसमें प्राइवेट पार्टीज को सेल किया जाता है, उस स्कीम को उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया इन द निमोनिक. तो कई स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या निमोनिक में लिख सकते हैं, एब्रीवेशन में लिख सकते हैं क्या, बोले हाँ लिख सकते हैं, प्रॉपर ने लिखा हुआ है. देन ही टॉक्स अबाउट द चैलेंजेस. इन चैलेंजेस ही टॉक्स अबाउट हाई फूड इन्फ्लेशन, जो हमने बोला ना इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी, तो वहाँ हाई फूड इन्फ्लेशन रिस्ट्रिक्ट्स दैट एक्सेसिबिलिटी. टमाटो इज 200 रुपीज़ पर केजी, जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने, 200 रुपये किलो टमाटो बिकते हैं. ओवरफ्लोइंग बफर स्टॉक्स, जैसे 2% नीडेड. इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर ड्यू टू राशन कार्ड. फोर्थ ही टॉक्स अबाउट लैक ऑफ कवरेज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, टेक्नोलॉजिकल पार्ट भी उन्होंने बता दिया एक्सेसिबिलिटी कंपोनेंट पे. तो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इन कंपोनेंट्स में उन्होंने कमेंट किया. लास्ट ही टॉक्स अबाउट द वे अहेड. ही सेज देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन, तो डिजिटलाइजेशन पे उन्होंने फोकस किया, टेक्नोलॉजी पे. अपहोल्ड द GPS ट्रैकिंग एंड प्रिवेंट लीकेज, तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी है तमिलनाडु मॉडल का, तो केस स्टडी मेंशन करी है उन्होंने तमिलनाडु की, जहाँ पे GPS ट्रैकिंग हुई है, जिससे कि लीकेज कम हुआ है, PDS का फूड अवेलेबिलिटी इंश्योर हुई है. सो थ्रू आउट वॉट ही हैज followed is that he has addressed different parts of the questions, right? So his content is accurate because it is as per the demand of the question. He is not deviating from the demand of the question. Does he have conceptual clarity? Yes, he has the conceptual clarity because he knows the topic. He knows in and out कि पूछा क्या गया है सारे dimensions के बारे में. Does his answer have a structure and presentation? Yes, he has followed very good structure. 3 लाइन के अंदर उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, फिर बॉडी पार्ट बनाया, यहाँ पे भी बॉक्सेस बनाए, पॉइंट्स में मेंशन किया. देन ही हैज़ मेंशन द डिफरेंट सब हेडिंग्स, वहाँ पे पॉइंट्स के अंदर 1 2 3 4, देन अगेन अ सब हेडिंग 1 2 3 4, देन अ वे अहेड. सो ही हैज़ फॉलोड ऑल द 3 स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग विच इज़ कंटेंट एक्यूरेसी, conceptual clarity and structure and presentation. So if you are also wanting to achieve this throughout the topics of general studies, ES 1 2 3 4 और अपने ऑप्शनल के अंदर भी, so we UPSC Buddy have launched this daily answer writing program where we will be teaching you this aspects. So you will write 2 4 and 5 questions related to different subjects of the general studies. We will provide you a PYQ booklet and you will send us the answers. There we will discuss with you on a live basis कि कौन कौन से डायमेंशन आपके आंसर के अंदर मिसिंग है और कैसे आप इन डायमेंशंस को इनकलकेट कर सकते हो. दिस विल श्योरली हेल्प यू to master the mains, the upcoming mains, whether you are attempting in 25, 26 or 27. So you can contact us through the description, यहाँ पे description में सब कुछ mentioned है, you can contact us. और next video लेके आते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर. Stay tuned.